नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, ठीक ही होंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। तो आज की क्लास जो है कुछ ज्योग्राफी स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा और ज्योग्राफी में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिएगा। और आपका रिवीजन क्लास है ये एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या बोलता है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश गृह मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा कौन सा करता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सभी राज्यों की सीमा। मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आंसर है, जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा भूटान कितनी सीमा से साझा करता है, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार की बात करूँ तो म्यांमार करता है आपका 1643 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर करता है और नेपाल करता है आपका 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी ये खाड़ी की बात हो रही है कि सबसे बड़ी जो है वो खाड़ी कौन सी है भारत के आसपास में। तो आपको पता होगा ये इंडिया है। इंडिया के ये वाला जो मैप है, इसमें आप देख पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है। गल्फ ऑफ खंबात है ये वाला हिस्सा, जो आपका ये श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच का जो ये हिस्सा है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। और ये आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इसमें सबसे बड़ी खाड़ी की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, ये जो गल्फ ऑफ खंबात है बिल्कुल इस वाले इलाके में है। मन्नार जो है छोटे से इलाके में है। और जो ये आपका कच्छ है, ये कच्छ इस वाले इलाके में फैला हुआ है। तो फिर आंसर क्या बचा आपका, ये वाला, क्योंकि ये इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है, बे ऑफ बंगाल। तो आंसर क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर ही केसर का उत्पादन होता है। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए आपकी करेवा टाइप की। किस टाइप की चाहिए आपको, करेवा मिट्टी चाहिए होती है। और करेवा मिट्टी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के बीच में है। आंसर क्वेश्चन ये है कि केंद्र दादर नगर हवेली जो है आपका, दादर एंड नागर हवेली जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका यूनियन टेरिटरी है। ये किन दो स्टेट के बीच में है, तो आंसर सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मैप रीडिंग किया है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका महाराष्ट्र है और यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात वाला इलाका पड़ता है। और इसे बीच वाले इलाके में ना, इस वाले इलाके में आपका क्या है, आपका दादर एंड नगर हवेली। तो दानगर हवेली इस वाले इलाके में है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ये गुजरात हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया। तो गुजरात महाराष्ट्र देखें कहाँ है, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है। तो देखिए, दर्रों की बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके आसपास में कौन सा दर्रा है। तो प्लीज आप जितने भी दर्रे हैं भारत के, भारत का जो आपका नॉर्थ वाला इलाका है, ठीक है, आप और कोई याद नहीं रखना, जितने भी दर्रे मिलेंगे आपको भारत के नॉर्थ वाले इलाके में मिलेंगे। तो प्लीज नॉर्थ वाले इलाके जितने भी दर्रे हैं वो याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में जो आपके पासेस हैं उससे लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, उस पर दर्रे ही दर्रे आपको मिलेंगे। तो बात कर रही है किसकी, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, तो जोर जिला जम्मू कश्मीर के अंदर है।
नाथुला आपका सिक्किम इस वाले राज्य के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। लिखापानी, लिखापानी आपका उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। और मुलिंगला, मुलिंगला कहाँ पर है आपका, ये आपका लद्दाख के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है। रबी यानी वो रबी की बात कर रहा है कि कौन सी फसल जो है वो रबी रबी की फसल है। तो इसमें रबी की फसलों की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में क्रॉप होती है वो टू टाइप की होती है। एक होती है रबी की होती है, एक होती है खरीफ की होती है। तो रबी में कौन कौन सी फसल आ जाती है आपकी, रबी में आ जाती है आपकी राइस आ जाता है आपका। रबी में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो सॉरी, रबी में आपका राइस नहीं आता है। रबी में आता है आपका वीट, वीट आता है आपका रबी के अंदर। रबी के अंदर बारले आ जाता है आपका, बारले आ जाता है। ओट्स आ जाएगा आपका, पल्सेस आ जाएंगे रबी में। मस्टर्ड, मस्टर्ड आ जाएगा आपका। और लिनसीड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, लिनसीड आ जाएगा। तो वहीं बात करें खरीफ, खरीफ की क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आएंगे आपके पास में, राइस आ जाएगा, राइस आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ज्वार आ सकता है, मिलेट आ सकता है, बाजरा आ सकता है, रागी आ सकता है, अरहर आ सकता है। इसके बाद बात करें तो कॉटन, कॉटन भी इसी का एक पार्ट हो सकता है, कॉटन आ सकता है आपके पास में। मूंगफली, मूंगफली आ सकती है। तो ये कुछ आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें बात रबी की फसलों की जा रही है, तो रबी की फसल कौन सी है, तो मैंने आपको अभी बताया है रबी की फसलों में आपका वीट आ रहा है, और वीट इसका डी आंसर है। तो रबी की फसल में हम क्या चुनेंगे, वीट। इसके बाद में निम्न में से कौन सी एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। तो भाई आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि सिंधु नदी जो है वो निकलती कहाँ से है और उसका डायरेक्शन क्या है। अगर आपको डायरेक्शन पता है ना तो आप अच्छे से किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और इस तरीके से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो यहाँ पर सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले आपकी झेलम आती है, झेलम के बाद में आपकी चेनाब आती है, चेनाब के बाद में आपकी रावी आती है, रावी के बाद में आपकी ब्यास आती है, ब्यास के बाद में यहाँ से आपकी आती है सतलज, और फिर सतलज सभी का पानी लेके सिंधु नदी में इधर मिल जाती है। तो इसमें बात करें कौन सी नहीं है, तो भाई देखो झेलम भी है, रावी भी है, ब्यास भी है। भाई कृष्णा नहीं है। कृष्णा क्या, जो आपकी साउथ इंडिया की रिवर है, सेकंड ये आपकी गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। तो ये वाली जो रिवर है ना, ये रिवर सिंधु की नहीं है। तो आंसर क्या है आपका, डी आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको 2011 की जो सेंसस हुई है उस सेंसस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें याद क्लियर होनी चाहिए। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर होगा आपका बिहार। बिहार के अंदर जो वुमेन साक्षरता है, जो वुमेन साक्षरता है वो सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद में केरल, केरल इसमें हाईएस्ट हाईएस्ट सेंसस लेके बैठा हुआ है, याद रखिएगा। हाईएस्ट जो एक तरीके से सेंसस के अंदर रिकॉर्ड आया है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट सबसे बड़ा किसका है, तो आंसर आएगा केरल का, सबसे कम है बिहार का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका भारत में सघन पर्णपाती वन क्षेत्र वाले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट एरिया वहाँ मिल सकता है जहाँ पर जो बारिश हो रही है ना आपकी सबसे सघन, जहाँ पर बारिश आपकी लगभग लगभग आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास को देखने को मिलती हो, तो वहाँ पर आपकी बारिश होगी। तो और पर्णपाती वनों की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, पर्णपाती वन। तो भारत में जो पर्णपाती वन है आपको पता होगा, जो भारत का मिड वाला हिस्सा है, ये साउथ इंडिया का हिस्सा हो गया, साउथ इंडिया से ऊपर ये आपका इधर ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, और यहाँ से लेकर और जो ये पूरा हिस्सा होता है ना यहाँ तक का, गंगा यमुना तक का, ये आपका पर्णपाती वन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पर उड़ीसा है, तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो यहाँ पर तो पर्णपाती वन मिलेंगे नहीं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात हो रही है, जो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इधर है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना है। बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भाई सूखा पड़ा रहता है, इस वाले इलाके में होता है।
तो यहाँ तो कोई बारिश नहीं, यहाँ तो कोई मतलब पेड़ों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो आंसर क्या बचा आपका, ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके को बोलते हैं हम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। सबसे ज़्यादा सघन पर्णपाती या डेसिडुअस फॉरेस्ट इसी इलाके में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान समय में भारत के अंदर 75 जो आपके रामसर साइट्स हैं। आपको पता होना चाहिए रामसर साइट को हम वेटलैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड यानी आर्द्र आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमियां। तो पहली बार जो रामसर कन्वेंशन है ये 1971 में कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1971 में कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये जो रामसर आप नाम सुनते हैं, जो ये रामसर नाम है, ये ईरान जो है, ईरान शहर, ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, वहाँ से ही इस रामसर कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया था। और दुनिया भर के जो देश है उसमें जो वहाँ की आर्द्र भूमियां हैं उसको इस पे एक तरीके से मॉनिटर किया जाता है। तो भारत के अंदर फिलहाल में 75 रामसर भूमियां हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा देश जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रामसर भूमियां हैं, तो आप आंसर करेंगे सर यूके। यूके के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, लगभग 175 के आसपास रामसर साइट है। और भारत में जो न्यूली रामसर साइट है, सबसे नई जो रामसर साइट बनी है भारत के अंदर, वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर बना है सालबूग। ठीक है, क्या बना है, सालबूग, ये जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, अभी न्यूली साइट है आपकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन वर्षा वन से ढका हुआ है। अमेजन वर्षा वन से कौन सा देश ढका हुआ है, तो आपको पता है कि ये इंडिया, सॉरी ये अर्थ है हमारी। अर्थ की आप 3 इमेजिनरी लाइन आप देखते हैं, ये तीनों इमेजिनरी लाइन, और तीनों इमेजिनरी लाइंस के बीच का जो हिस्सा है हम इसको क्या बोलते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जहां पर ट्रॉपिकल रीजन होगा वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी। और जहाँ ट्रॉपिकल रीजन में बारिश ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको अमेजन वन देखने को मिलेंगे। तो बात सीधी सीधी अमेजन की हो रही है। तो जहाँ भी हम अमेजन देखते हैं वहाँ पर हम, ये साउथ इंडिया है, सॉरी साउथ इंडिया नहीं, ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है साउथ अमेरिका का, ये आपका ब्राज़ील है। और ब्राज़ील काफ़ी फेमस है अपने अमेजोन के लिए। तो देखिए ब्राज़ील कहाँ है, जहाँ ब्राज़ील है वहाँ कर लेंगे, जब ब्राज़ील नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ ब्राज़ील नहीं है, ये एलिमिनेट, यहाँ ब्राज़ील नहीं है, ये भी एलिमिनेट, यहाँ भी ब्राज़ील नहीं है, ये भी एलिमिनेट, और यहाँ ब्राज़ील है, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बना लेती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। गंगा रिवर जो है भारत में लगभग 2525 किलोमीटर की सीमा एक तरीके से लंबाई तय करती है। वहीं ब्रह्मपुत्र जो है लगभग आपका 2900 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और जहाँ पर ये नदियाँ पर आकर मिलती हैं, मिलने के बाद में यहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं, और इसी डेल्टा का नाम है आपका सुंदरबन। क्या नाम है इसका, सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो नदियां मिलकर बनाती है, तो आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलकर बनाती है। इसके बाद मिसिसिपी रिवर जो है ये आपके अमेरिका के अंदर है, यांगत्से आपकी चाइना के अंदर है, और हुआंग हे भी आपके चाइना के अंदर है। ये इतना बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा एक मात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं, तीनों जो लाइन है एक साथ गुजरती हैं। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो आपको उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको मैप आना चाहिए बनाना, आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड मैप अगर आपको पता है ना इस तरीके से, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए वर्ल्ड मैप बना दिया है। तो वर्ल्ड मैप में आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे ये लाइन जो जा रही है इधर से, इस लाइन का नाम है आपका इक्वेटर। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। और ये भारत के बीचों बीच से जो लाइन गई है, इस लाइन का नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और एक लाइन ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है, इस तरीके से होते हुए ऐसे जाती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होते हुए। इसका नाम क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप आपको दिख रहा है जिसके अंदर से तीनों की तीनों लाइनें, जिसके अंदर से
ये तीनों की तीनों लाइनें जा रही हैं। देखो ये जा रही है, ये जा रही है और ये भी जा रही है, यानी अफ्रीका आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि क्षोभ मंडल जो है आपका, ट्रोपोस्फेयर जो है आपका, उसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो सही बात है, बिल्कुल 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। इसके बाद कोर बारिश और ओला वर्षा और क्षोभ मंडल में ही होती है। भारत में जितनी भी बारिश होती है, तूफान आते हैं, साइक्लोन होते हैं, ये पूरी अर्थ पे किस लेयर के अंदर होते हैं, सभी के सभी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। इस तरीके की आपके लेयर्स होती हैं, लेयर होती हैं। इन लेयर्स को आपको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये वाली जो लेयर है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम, क्षोभ मंडल। इससे ऊपर जो लेयर है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप। इससे ऊपर आपकी लेयर जो वो आयन मंडल है, आयन मंडल, और फिर बाह्य आपकी बाह्य मंडल है। तो ये जो समताप मंडल से नीचे जो क्षोभ मंडल है, इसी के अंदर जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी के सभी इसी के अंदर होती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, तो इसके लिए आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग लोक सिस्टम बनाता है। लोक सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी इस तरीके से ये नहर जा रही है और यहाँ पे इस तरीके से आपको गेट लगा दिए जाते हैं। तो जब भी कोई भी शिप इधर से आता है तो इसको ओपन कर दिया जाता है, नहीं आता है तो इसको बंद करके रखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल लोक सिस्टम के माध्यम से गुजरता है। तो आंसर है आपका पनामा नहर। आंसर क्या है आपका, पनामा नहर। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी एक स्थानांतरित खेती का प्रकार है। स्थानांतरित खेती होती है एक तरीके से ट्रांसफेरेबल, जो आपकी एग्रीकल्चर होता है, यानी आज यहाँ पर होगा खेती, आज इधर हो जाएगी, आज इधर हो जाएगी, आज इधर हो जाएगी। यानी जो खेती करने का जो स्थान है ना, वो जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है, इस तरीके से चेंज होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। तो रोटेटेड एग्रीकल्चर को हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है झूम खेती। झूम खेती जो है स्थानांतरित खेती है। इसके अलावा बात कर लें मिल्पा खेती क्या है, ये इस खेती के अंदर एक साथ लगभग आप ना 1 दर्जन फसलों को उगा सकते हैं। लगभग 12 फसलों को एक बार इसको में उगाया जा सकता है। तो दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर इस टाइप की मिल्पा टाइप की खेती को किया जाता है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में जो अमेरिका है, जो यूएसए है, यूएसए के अंदर इस टाइप की खेती की जाती है। इसके बाद करें लदांग। लदांग क्या है, लदांग को हम कर्तन या दहन फसल भी बोल देते हैं, कर्तन या दहन फसल भी बोल देते हैं। ये ऐसी फसल होती है जिसमें किसान जो है सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही फसल करता है। जो अपनी पालन पोषण के लिए जो फसलों का उत्पादन करता है, सिर्फ बेचने के लिए नहीं करता। ऐसी फसलों को हम लदांग बोलते हैं। और ये जो लदांग फसल है आपकी, ये कहाँ पर उगाई जाती है, ये उगाई जाती है आपकी मलेशिया में। कहाँ हो जाती है, मेनली लदांग फसल कहाँ से रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है, तो ये मलेशिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, आइलैंड का नाम बताइए कौन सा है। तो सीधे सा बात है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्या है आपका, ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा है, ग्रीनलैंड। क्यूबा एक कंट्री है। बोर्नियो, होन्सू जो है इनसे नीचे हैं। और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। आप वर्ल्ड मैप आप देख पाएंगे तो ग्रीनलैंड को, तो आपको दिखेगा पूरा एक बर्फ का एक टुकड़ा मिलेगा, कुछ इस तरीके से बनाया हुआ, इस तरीके से बना हुआ। तो ये बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है, दुनिया का। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जैसे ही आप ये आंसर देखेंगे आप फटाक से आंसर लगाएंगे कैसे, दुनिया की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है ना। बट मेरे बच्चों ये आंसर ना आपका गलत हो जाएगा। वो उसने सबसे बड़ी नदी पूछा है, ठीक है, उसने सबसे लंबी नदी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी के लिए नील नदी आंसर नहीं है। सबसे बड़ी नदी दुनिया की अमेजोन है। अमेजोन जो है क्षेत्रफल एरिया के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट जो आपकी रिवर है। तो आंसर आपका अमेजोन आएगा। आपको पता है ब्रह्मपुत्र से की लंबाई मैं आपको बता चुका हूँ, 2900 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र से लंबी तो यांगती है। यांगती एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगती जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और चाइना के अंदर फ्लो करती है। नेक्स्ट की बात करें,
नेक्स्ट है आपका पंपास। पंपास घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? पंपास घास के मैदान कहाँ देखने को मिल जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं देखने को? तो देखिए, पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे आपको? तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में आपको अलग अलग घास के मैदानों की जानकारी मिल जाएगी। तो मैं बात करूँ पंपास जो हैं आपके, पंपास घास के मैदान, अ, ठीक, पंप पंपास घास के मैदान जो है आपके, वो आपको ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आपके? ब्राज़ील के अंदर। पंपास के अलावा बहुत सारे घास के मैदान आपको मिलेंगे, जैसे आपको मिलेंगे आपको पंपास के अलावा जो मिलने वाले हैं वो होंगे आपके पास में वेल्ड। कौन से होंगे? वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान कहाँ होते हैं? वेल्ड घास के मैदान होते हैं आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। एक होते हैं आपके पियरी। क्या होते हैं? पियरी। पियरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? पियरी मिलते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका में आपको पियरी मिलेंगे। और स्टेपी, एक होते हैं आपके स्टेपी। स्टेपी स्टेपी कहाँ मिलते हैं आपको? स्टेपी मिलते हैं आपको यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर आपको स्टेपी मिल जाएंगे। इसके बाद में जो आपका मिडिल एशिया है, मिडिल एशिया जो है उसके अंदर आपको स्टेपी मिल जाएंगे। और एक होता है डाउन्स। तो डाउन्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, डाउन्स आप याद रखिएगा। डाउन्स कहाँ मिलते हैं? डाउन्स, तो डाउन्स मिलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये कुछ घास के मैदान है जो एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आप प्लीज इसे वर्ल्ड लेवल पर याद रखें। नेक्स्ट कर रहे हैं यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लंकाशायर, तो देखिए ये इंग्लैंड का मैप है। तो इंग्लैंड के मैप में आप देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड का जो आपका नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला नॉर्थ और वेस्ट वाला पार्ट, इसके अंदर आपका लंकाशायर जो आपका इलाका पड़ता है। तो एक्चुअल में लंकाशायर फेमस क्यों है? क्वेश्चन ये है कि लंकाशायर फेमस क्यों है? तो लंकाशायर सूती वस्त्रों के लिए, कॉटन माइल्स के लिए फेमस है। और ये लगभग लगभग कह सकते हैं हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी जो आपकी चली हुई थी, ठीक है, 17 सेंचुरी जो आपकी चली हुई थी, तो उसी के आसपास लंकाशायर काफ़ी फेमस हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पर है? पेरियार नदी कहाँ पर है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा पेरियार नदी किस सागर में बहती है? तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो पेरियार नदी जो है वो किस डायरेक्शन में और भारत के किस हिस्से में होती है। तो भारत का ये अ, भारत का ये साउथ वाला हिस्सा है और ये आपका केरल है। और केरल में यहाँ से एक रिवर आती है इस तरीके से और इस तरीके से चली जाती है वापस। तो यानी ये आपका क्या है? अरब सागर। ये क्या है आपका? अरब सागर। ये आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो अगर पेरियार नदी यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कहाँ गिर रही है? ये इधर गिर रही है, अरब सागर के अंदर गिर रही है। तो आंसर क्या है आपका? अरब सागर। ठीक है, तो आपको नदियों की डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत बार आते हैं नदियों की डायरेक्शन। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई बता दो कि जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का पानी कहाँ, कृष्णा रिवर अपना पानी कहाँ गिराती है? तो आप क्या आंसर बताएंगे? देखिए ये गोदावरी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। तो तीनों की डायरेक्शन जो है आपका ईस्ट की ओर है। और ईस्ट की ओर क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर इसका पेन्नार है। पेन्नार इसका आंसर है दोस्तों। पर इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका ना आपको ट्रिब्यूटरीज नदियों की जो सहायक नदियां होती हैं, अब देखिए ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें पहली ट्रिब्यूटरी जो है आपकी कृष्णा की, वो है घाट प्रभा। क्या है? घाट घाट प्रभा। घाट प्रभा पहली ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। इसके बाद में भीमा, इसके बाद में भीमा, भीमा भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। फिर तुंगभद्रा, कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा भी है। इसके बाद में मूसी, मूसी, मूसी भी एक ट्रिब्यूटरी है। कोयना, कोयना भी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। फिर बात कर रहे हैं कावेरी की ट्रिब्यूटरीज। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले आ जाती है आपकी अर्कावती। क्या आ जाती है आपकी? अर्का, अर्का, अर्कावती। सबसे पहले अर्कावती आ जाती है।
फिर सिमसा आ जाती है, फिर हेमावती आ जाती है, फिर कपिला आ जाती है, फिर अमरावती आ जाती है, फिर कामिनी आ जाती है, फिर भवानी भी आ जाती है और लास्ट आ जाती है आपकी तीर्था। क्या आ जाती है आपकी? तीर्था। तो ये कुछ रिवर्स हैं। तो इसमें आपको देखा होगा कि ये सभी के सभी, ये जितने भी आपको मिली हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी नदी किसी ना किसी की ट्रिब्यूटरी है। तो बात हो रही है कि इन दोनों में से कौन सी एक ऐसी नदी है जो इन दोनों के बीच में बहती है। तो आंसर इसका पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर जो है इन दोनों के बीच में बहती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपकी कृष्णा रिवर जा रही है, ये कावेरी जा रही है और इनके बीच में यहाँ से इस तरीके से पेन्नार रिवर आती है। तो पेन्नार किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो अलग से ही बहती है और ये आपका साउथ इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट आप ये देखिए, मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप पर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देखिए, ये आपकी गोदावरी आई ऊपर से, ये आपकी कृष्णा आई, ये आपकी कावेरी चली गई इस साइड से, और इन दोनों के बीच में जो रिवर है वो ये है पेन्नार। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? पेन्नार। और पेन्नार रिवर जो है कहाँ पर जाती है? पेन्नार रिवर जाती है पुलिकट लेक के अंदर। ठीक है, पुलिकट लेक में जाके ये मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है आपकी? नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि भारत में पीली क्रांति का क्या अर्थ है। तो भाई भारत में पीली क्रांति का अर्थ क्या है? तो सीधा सीधा सा आंसर है पीली क्रांति। अब क्रांति से हमें समझ लीजिएगा कि कहीं से रिवोल्ट हो रहा है। वो ये जो पीली क्रांति है ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आंसर इसका तिलहन उत्पादन है। तो देख लेते हैं आपके कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो देखिए इसमें कुछ आपके लिए मैं क्वेश्चन है। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 में एम एस स्वामीनाथन द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन गया है आपका, दिल्ली पुलिस में आ सकता है कि एम एस स्वामीनाथन की डेथ कब हुई है, जो कि हरित क्रांति के जनक थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 2023 के अंदर इनकी डेथ हुई है। 2023 के अंदर डेथ हुई है इनकी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा कौन कौन से रेवोल्यूशन भारत के अंदर आए हैं। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो आपका फिशरीज से, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन आपका दूध प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन आपका मांस, जो मीट है आपका, टमाटर, इससे रिलेटेड है। आपके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर, हनी, जो फ्रूट्स हैं, इससे रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन आपका प्याज हो गया, झींगा उत्पादन हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाइयाँ वगैरह उससे रिलेटेड है। और येलो रेवोल्यूशन आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है भाई? सिक्किम बिकम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द ईयर 2016। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से जैविक राज्य बन गया है। तो आप आंसर बताएंगे सर। आंसर में सिक्किम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है आपकी महानदी। कौन सी नदी है आपकी? महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में है और ये कहाँ से निकलती है? तो ये रायपुर, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट रायपुर है। ठीक है, इसके बाद में ब्राह्मी नदी की बात कर लें तो ब्राह्मी नदी जो है आपका, ये रांची से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये रांची से निकलती है। रांची झारखंड से निकलती है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? तो क्योंझर पठार है आपका एक, आपका क्या है कि क्योंझर पठार, क्योंझर पठार से आपका बैतरणी नदी निकलती है। ये क्योंझर पठार जो है आपका, ये ओडिशा के अंदर है। कहाँ पर है भाई? ये उड़ीसा के अंदर है क्योंझर पठार। इसके बाद बात करें भार्गव नदी। भार्गव नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपके साउथ इंडिया के हिस्से से, साउथ इंडिया का जो हिस्सा है आपका उड़ीसा वाला, उसी इलाके से निकलती है। नेक्स्ट की बात कर लें, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई कहाँ स्थित है? तो आप आंसर बताएंगे सर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद के अंदर है। इसके बाद नई दिल्ली के अंदर कौन सा हवाई अड्डा है? तो नई दिल्ली के अंदर है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? दिल्ली के अंदर है। मुंबई में कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आंसर बताएंगे आपका मुंबई के अंदर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर बात करें आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ऐसा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं जिसके बारे में हम बात कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजघाट बांध। तो राजघाट बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? राजघाट बांध किस नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर है बेतवा नदी के ऊपर। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा बात कर लें नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? तो एक डैम है बगरी। कौन है? बगरी। बगरी डैम। बगरी डैम एग्जाम में कई बार आ जाता है, काफी फेमस डैम है। मध्य प्रदेश के रीजन में बना हुआ है। तो बगरी डैम नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। वहीं चंबल नदी के ऊपर भाई कोई डैम बना हुआ है? तो बिल्कुल बना हुआ है। नाम क्या है? गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर डैम जो है आपका नर्मदा नदी के ऊपर, सॉरी चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और सतलज नदी के ऊपर तो काफी फेमस डैम बना हुआ है, सब जानते हैं आप लोग, भाखड़ा 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 नांगल भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल डैम जो है ये आपका सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल है? मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है? तो आंसर है आपका चावल। चावल की खेती भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। बाकी आपको पता ही है, मैंने पीछे स्लाइड में बता चुका हूँ आपको कि रबी रबी एंड जो आपकी खरीफ क्रॉप है इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो आप पीछे वाली स्लाइड एक बार देख लें तो आपको रबी और क्रॉप की जो फसलें हैं सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका किस खनिज का दूसरा नाम ब्राउन डायमंड है? किस खनिज का दूसरा नाम क्या है भाई आपका? ब्राउन डायमंड। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कई बार आ भी जाता है। ठीक है, तो ब्राउन डायमंड की बात हो रही है तो जो अभ्रक है, अभ्रक को हम ब्राउन डायमंड के नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो आंसर आएगा सर नहीं, अभ्रक ब्राउन डायमंड नहीं है। तो ब्राउन डायमंड किसके नाम से जानते हैं? तो भाई लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है, लिग्नाइट जो है एक कोल का प्रकार है, कोयले का प्रकार है। ठीक है, टाइप ऑफ कोल है ये लिग्नाइट। जो आपका कोल है वो तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका एंथ्रेसाइट, एक एंथ्रेसाइट, एक होता है आपका बिटुमिनस और एक होता है आपका लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड बोला जाता है, तो आपको याद रखेंगे बिल्कुल। अभ्रक जो है, अभ्रक को क्या बोलते हैं? तो अभ्रक के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके लिए इसको इसको बोलते हैं सीट सिलिकेट। ठीक है, सीट सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट किसको बोलते हैं? तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई अभ्रक को सीट सिलिकेट के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 25 वर्षों के आधार पर लंबे समय से लिया गया औसत मौसम पैटर्न, उसे उस स्थान की क्या कहा जाता है? अगर इतने लंबे समय से भाई कोई चीज लिया जा रहा है तो एक तरीके से आप किसी भी एरिया की कोई चीज मेजर करना चाह रहे हैं, तो किसी एरिया में अगर आपको रहना है तो उस एरिया में क्या मेजर करेंगे आप? आवास को मेजर करेंगे, आवास को मेजर करेंगे, परिस्थिति को मेजर करेंगे, वातावरण को मेजर करेंगे, जलवायु को मेजर करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जो वहाँ की जलवायु है हम उस चीज़ को मेजर करेंगे। जलवायु ही हमें बताती है कि वहाँ का रहने लायक जो मौसम होगा वो किस तरीके से होगा, क्या हम वहाँ पर किस टाइप की क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हमें वहाँ रहने के लिए जो एक तरीके से लिवेबल चीज़ें होंगी। सर्दी है तो हमें सर्दियों का सामान रखना होगा, गर्मी है तो गर्मियों का रखना होगा, या फिर हम वहाँ पे अगर सर्दी ज़्यादा है तो बर्फ़ होगी, ठंडी होगी तो आपको घास के मैदान होंगे वहाँ पर। इसके अलावा आप जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा नहीं उगा पाएंगे, और गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आपको देखना होगा। तो मेनली आंसर आपका इसमें जलवायु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तरी मैदान में गर्मी के महीनों के दौरान जो गर्म गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? तो देखिए उसको कहा जाता है उत्तरी मैदानों में। ये भारत है, भारत का ये साउथ इंडिया वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है। तो भारत में अगर आप यहाँ रहते हैं ना, दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं मार्च से मई के बीच में, मार्च अप्रैल मई के बीच में जो हवाएं चलती है उसको बोलते हैं लू। लू बहुत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो कि इस वाले इलाके में चलती है। इसके बाद करें मजरी। मजरी वर्षण होता है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो भारत में जो कर्नाटक वाला रीजन है यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है और इसी इलाके में जो फूल होते हैं, ठीक है, कॉफ़ी के जो फूल होते हैं उसको खिलने में ये बहुत मदद करता है मजरी वर्षा। आम्र वर्षा क्या होती है? आम्र वर्षा किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो आम्र वर्षा को हम प्री मानसून रेन भी बोलते हैं। ठीक है, आम्र वर्षा को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम प्री मानसून
प्री मानसून रेन। एग्जाम में कई बार आता है प्री मानसून रेन किसको बोलते हैं, तो आम्र वर्षा को प्री मानसून रेन बोलते हैं। ये भी साउथ इंडिया के तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में होती है। काल वैसाखी क्या है, तो ये देखिए ये आपका असम और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर मार्च से जून के बीच में जो एक तरीके से तूफानी हवाएं जो चलती हैं, काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, इनको हम काल वैसाखी, चीकता चालीसा, चीकता सन्नाटा, गरजता चालीसा, बहुत अलग अलग नामों से इसको बोला लेते हैं। तो काल वैसाखी के लिए जो भारत का एरिया डिफाइन किया गया है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड जो असम है उस वाला रीजन, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं, तो देखिए वर्ल्ड लेवल पे आप एक चीज़ देखिएगा कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आपका ये आपका अफ्रीका आ जाता है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपको पता है कि ये अफ्रीका से इस तरीके से होते हुए ये एशिया चला जाता है। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका आपका बना है, ये वाला इलाका जो इस तरीके से बना है, इसको बोलते हैं हम रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो ये एक तरीके से भूकंपीय पेटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दुनिया के अंदर। इसी इलाके को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये वाला जो इलाका है, देखिए यहाँ से ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशन के इलाके में आता है। तो आंसर है आपका पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है आपका दुनिया में कितने समुद्र हैं। तो दुनिया में कितने समुद्र हैं भाई, तो आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे सर 11 जो हैं दुनिया के अंदर समुद्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भूमि नहीं है। निम्नलिखित में से किस सागर की कोई भी भूमि नहीं है, तो क्या आंसर देंगे आप। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है सारगैसो। सारगासो जो ओशन है इसकी अपनी कोई भूमि नहीं है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में जैसे ये आपका पड़ेगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद में ये आपका पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, और अफ्रीका से ये ऊपर चला जाएगा आपका एशिया। एशिया से ये अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन के पास में इस वाले इलाके में यहाँ पर है, यहाँ जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन को बोलते हैं हम सारगेसो। क्या बोलते हैं, सारगेसो। तो आप देख पा रहे हैं सारगेसो के आसपास में कोई भी इसकी सीमा नहीं बनती है, तो आंसर सारगेसो है। बात करें आपका लाल सागर, रेड सी, ये कहाँ पर है, तो भाई रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एशिया को, ये इस वाले इलाके में है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। तो ये रेड सी जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर करते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी कहाँ पर है, तो ब्लैक सी आपका इस वाले इलाके में होता है, इस वाले इलाके में होता है, जो ये यूरोप है और ये एशिया है। तो ब्लैक सी जो है यूरोप और एशिया का कुछ हिस्सा एक दूसरे से सेपरेट करता है, ठीक है। तो ब्लैक सी यूरोप को एशिया से अलग करता है। और कैस्पियन सी कहाँ है, तो कैस्पियन सी पूरा एशिया के अंदर है, इस वाले इलाके में यहाँ पर है कैस्पियन सी, ये पूरा एशिया के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, पृथ्वी की सतह पर भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर स्थित भाग को क्या कहा जाता है। देखिए जहाँ भी भूकंप पैदा होता है, अगर ये पृथ्वी की लेयर है, आप समझ पाएँ तो इसको, ये आपका क्रस्ट है, ऊपर वाला हिस्सा ये क्रस्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मेंटल होता है, ये आपका आउटर कोर है, ये आउटर कोर है, और ये आपका इनर कोर है। तो यहाँ पर आपका मैग्मा होता है, यहाँ से और ये प्लेटें होती हैं आपकी। तो जब यहाँ प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ से, ठीक यहाँ से भूकंप बनेगा, ठीक यहाँ से वेव बनेंगी, वेव जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगी तो जहाँ से ये टकराएंगी, जो भूमि के जिस हिस्से भी टकराएंगी, जहाँ से टकराने के बाद ये वेव कुछ इस तरीके से फैलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे फैलेंगी, ऐसे करके ऐसे फैलेंगे। तो ये जो मेन एपी सेंटर बना था ना, ये इस एपी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर का स्थित भाग क्या कहला जाता है, तो उसको ऊपरी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऊपरी केंद्र बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी जनसंख्या को किस किस तरीके से हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो जनसंख्या के पानी चाहिए तभी जनसंख्या बढ़ेगी, पानी नहीं होगा लोग मर जाएंगे। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, तो लोग सांस कैसे ले पाएंगे। आप आजकल दिल्ली की हवा देख रहे हैं कि कितनी खतरनाक हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब तक दिवाली नहीं हो जाती है तब तक प्लीज़ मास्क लगा के रखें।
इसके बाद में शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं। इसके बाद में सामाजिक कारक, तो सामाजिक कारक भाई किसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सामाजिक कारक जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की जलवायु को एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है? तो भारत की जलवायु को भाई 4 मौसमों में बांटा गया है। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं जनवरी से ले लेते हैं। तो जनवरी वाला जो है ये कोल्ड मौसम है, एक तरीके से कोल्डर मौसम होता है। इसके बाद आपका समर स्टार्ट हो जाता है। समर के बाद आपका मानसून आता है और मानसून के बाद में फिर से आपका विंटर सीजन आ जाता है। यानी दिसंबर से और जो जनवरी का जो महीना होता है, ये 2 महीने आपके कोल्ड सीजन को कहते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे विंटर मतलब खत्म होती चली जाती है और फिर समर आ जाता है। समर के बाद में जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आपका मॉनसून रहता है और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर से आपका विंटर सीजन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मृदा में जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मृदा में जो जीवित जीवों के 6 होते हैं, इनको एक्चुअल में कहते क्या हैं? तो कई बार आंसर आता है। तो मैं मिट्टी के अंदर आप कोई भी चीज़ होते डालते हैं, तो आप गोबर भी डालते हैं खाद के रूप में, तो उन्हें एक्चुअल में कहा क्या जाता है? जो मिट्टी के अंदर जीवित जीवों के 6 होते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे, जीवमंडल कहलाएंगे, खारी मिट्टी कहलाएंगे, खाद कहलाएगा। सीधी सी बात है। जो आप गोबर होते हैं, तो गोबर के अंदर कीड़े भी होते हैं, तो आपको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं डायरेक्ट। तो एक तरीके से जीवों के 6 होते हैं, मिट्टी के जीवित मृदा के अंदर होते हैं ना, गोबर के अंदर जो होता है आपने देखते होंगे छोटे छोटे कीड़े, तो वो खाद कहलाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? खाद। नेक्स्ट देखते हैं। ये आखिरी स्लाइड होगी आप लोगों की। वायुमंडल के अस्तित्व का कारण क्या है? वायुमंडल का अस्तित्व का कारण है क्या? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन या वायुमंडल की गैसें? क्या हो सकती हैं? सीधी सी बात है, अगर वायुमंडल स्टेबल है तो इसके लिए कोई ना कोई पावर है, तभी तो वो स्टेबल है। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी जो है वही आपकी वायुमंडल को स्टेबल करके रखती है। तो ये कुछ लेयर हैं आपकी, लेयर देख लीजिएगा। ये ट्रोपोस्फेयर है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आपका ये आपका इलाका जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका समताप मंडल है, यहाँ पर आपकी प्लेन उड़ता है बस। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर ये चला जाते हैं आपका मेजोस्फेयर इलाका, यहाँ पर आपका जो एयर बलून है वो जा सकता है। मेजोस्फेयर से ऊपर आपके सैटेलाइट्स यानी आयनोस्फेयर होता है, इस तरीके में आयनोस्फेयर होता है मेजोस्फेयर से ऊपर। तो आयनोस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं। और इसके बाद थर्मोस्फेयर आयन मंडल हो जाता है और इसके बाद में थर्मोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फेयर में आ जाएंगे और इसके बाद वापस आप कभी नहीं आ पाएंगे। तो एग्जाम में कई बार आता है कि जो सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ होते हैं, किस वाले मंडल में होते हैं, किस फेयर में होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? जो आपका ये थर्मोस्फेयर जो इलाका है, थर्मोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। क्या बोलते हैं भाई? आयन मंडल बोलते हैं। तो आयन मंडल वाले इलाके में आपके क्या होंगे? सारे के सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ये आपकी ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरे हिसाब से मैंने पूरी ज्योग्राफी यहाँ कंप्लीट कराने की कोशिश करी है क्वेश्चंस के साथ साथ में। तो बेशक क्वेश्चन 38 है पर इसके जो ऑप्शन है 4-4, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो जाते हैं एक तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लोगों को, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। और मैं बार बार बोलता हूँ एक बात को, और आप मैं लास्ट वीडियो में भी देख पा रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पे ना ज़्यादा लाइक्स आ नहीं रहे हैं, आप वीडियो देख के ऐसे छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देख अगर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक कर रहे हैं शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे पता तो लगे कि एक्चुअल में वीडियो में कमी क्या है, नहीं है। अगर आपकी कोई डिमांड है तो डिमांडिंग वीडियो बताइए मुझे, जो एजुकेशन से रिलेटेड है और डिमांडिंग है, मैं आप लोगों के लिए वो भी लेके आता हूँ। तो धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए।